नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दरअसल पिछले हफ्ते भारतीय जनता पार्टी ने, आप जानते हैं, पिछले कुछ और हफ्तों पहले उन्होंने पहले ही प्रक्रिया शुरू कर दी। अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं लगा है जो जितने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट भी आ गई, दूसरी लिस्ट भी आ गई, तीसरी लिस्ट भी आ गई। और इन सब लिस्टों में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अलग हैं, यूनिक हैं, रोचक हैं, और उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। अब जैसे तीन मुख्य बड़े चुनाव, हिंदी हार्टलैंड जिन्हें कहा जाता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो यहां पर 7 सांसद, जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री हैं, उनको विधायकी लड़ाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, लेकिन इतने बड़े स्केल पर इससे पहले कभी नहीं हुआ। और हां, आपने ठीक समझा, राजस्थान में भी लगभग कुछ ऐसा ही करने की योजना है। मीटिंग्स होने वाली हैं, वो मीटिंग्स होंगी, प्रधानमंत्री भी मंडे से शुरू हो जाएंगे चुनावी रैली करने में। तो ऐसे में ये जो बीजेपी का फॉर्मूला है कि वो केंद्र से, इन राज्यों से केंद्र में गए सांसद बने और कैबिनेट मंत्री, कबीना मंत्री बने, लोगों को जब वापस विधायक बना रहे हैं, तो ये फॉर्मूला काम आएगा या नहीं आएगा, या इस फॉर्मूले को किस तरीके से देखा जाए, बस इसी से जुड़ा हुआ है हमारा मुकाबला। आइए शुरू करते हैं। अपने सब मेहमानों का मैं स्वागत करूं। संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय कुमार, प्रोफेसर संजय कुमार को डायरेक्टर हैं लोकनीति CSDS के, आपका बहुत बहुत स्वागत। जावेद अंसारी वरिष्ठ पत्रकार, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस और राजीव जेटली प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। शो के फॉर्मेट के हिसाब से सारे वक्ताओं को 1 मिनट का समय दे दिया जाए शुरुआती वक्तव्य के लिए। तो मैं सबसे पहले प्रोफेसर कुमार आपसे शुरू करना चाहता हूं, आपका समय शुरू होता है अब। संकेत, देखिए, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा मॉडल नहीं है कि अगर आपने केंद्र के मंत्रियों को या सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया तो आपकी जीत सुनिश्चित है। क्या ऐसा भी फॉर्मूला नहीं है कि अगर आपने केंद्र के मंत्रियों को और सांसदों को चुनाव लड़ाया तो आपकी हार निश्चित है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर आप केंद्र के मंत्रियों को और सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ा रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आपकी जमीन खिसकी हुई है। मैं ऐसा नहीं मानता कि पार्टी की अगर हार होने वाली है या पार्टी की स्थिति बहुत खराब है तभी ऐसा किया जाता है। मुझे लगता है बीजेपी की अपनी रणनीति है। पहले भी हमने देखा अलग अलग राज्यों में, बंगाल का आपने जिक्र किया, त्रिपुरा का जिक्र कर सकते हैं, ऐसे कई राज्य हैं जहां बीजेपी ऐसा करते रही है। मिक्स्ड रिजल्ट्स मिले हैं, कहीं कहीं सफलता मिली है और कभी हार भी मिली है। बंगाल में तमाम मंत्रियों को उतारने और सांसदों को चुनाव लड़ाने के बावजूद भी बंगाल में चुनाव नहीं जीत पाती, लेकिन त्रिपुरा में उन्हें जीत मिलती है। तो मिक्स्ड इसका आउटपुट होता है और मुझे लगता है पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी है और हर पार्टी को चुनाव में जाने के पहले अपनी स्ट्रैटेजी तय करने का अधिकार है। उसके तहत बीजेपी ने अपनी ये रणनीति बनाई है। लेकिन कहूं शुद्ध पॉलिटिक्स के नजरिए से क्या एक अच्छी राजनीति है? मुझे नहीं लगता है कि अच्छी राजनीति है उस नजरिए से कि अगर आप सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ा रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे प्रोफेसर कुमार। एक मिनट का शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म हो गया। ये आपने एक रोचक बात बोली कि इस पे रिजल्ट्स क्या मिलेंगे वो मिला जुला है, कहीं सफलता मिली है, कहीं सफलता नहीं मिली है, लेकिन क्या ये एक अच्छी प्रथा है? उस पर भी बात करेंगे। आलोक शर्मा और राजीव जेटली एक एक करके। आलोक जी, पहले आप। देखिए, मुझे लगता है संकेत जी, जब हार सामने नजर आ रही है पूरी तरह से और विधायकों का जिस तरह से वहां पर बुरा हाल है और जिस तरह से उनकी जन आशीर्वाद यात्रा हो, चाहे जन आक्रोश यात्रा हो, जब सब फेल हो जाती हैं और उसके बाद जो बीजेपी का इंटेलिजेंस का जो एक रास्ता बनता है, उसमें पूरी तरह से सरकार को समझ आ जाता है बीजेपी के कि हम हार रहे हैं, हम आप एमएलए के चेहरे पर नहीं जा सकते हैं। और एमएलए छोड़िए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिसके कसीदे पढ़े जा रहे थे अभी 15 दिन पहले तक, उन्हीं को बीजेपी ने साइड लाइन कर दिया है। तो ये कोई रोचक नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट है, ये फार्मूला है कि चेहरों के ऊपर राजनीति करना बीजेपी का पुराना काम है। चुनाव से पहले ही हार मान लेना ऐसा नजर आ रहा है। बंगाल की तुलना आप बाकी राज्यों से नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई अच्छी राजनीतिक परंपरा है, लेकिन इससे पहला पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं उसमें यह है कि आपके लिए चुनाव ही सब कुछ है। केंद्र की सरकार भाड़ में जाए, मंत्रिमंडल भाड़ में जाए, जिस राज्य में चुनाव होता है पूरा मंत्रिमंडल चुनाव लड़ने चला जाता है। अब तो मंत्रियों को ही चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण। जी बिल्कुल। राजीव जेटली।
साकेत जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति किसी भी पद और पद पर क्यों ना चला जाए, उसके पास हमेशा उस पास एक सोच रहती है कि पार्टी मुझे जो भी दायित्व देगी मैं उसे निभाऊंगा। और हमारी पार्टियों के अंदर जब हमारी मीटिंग्स होती है, उस मीटिंग के अंदर भी बोला जाता है कि जो लोग आज नीचे बैठे हैं कल वो मंच पर हो सकते हैं, जो लोग मंच पर बैठे हैं वो कल नीचे हो सकते हैं, क्योंकि परिवारवाद की राजनीति नहीं आ चलती है, परिवार यहाँ हावी नहीं रहते। और आप देखिए दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर चिन्हित लोग होते हैं हर राज्य के अंदर। जिस तरीके से पुराने वक्त में राजा रहा करते थे, उस वक्त में भी वो आज कांग्रेस के नेता बन के रहते हैं। नीचे का सेकंड लाइन का और थर्ड लाइन का जो कार्यकर्ता होता है वो कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता कि मुझे ऐसे दायित्व भी दिए जा सकते हैं जिसमें मैं अपनी प्रदेश के अंदर विधानसभा या लोकसभा के तौर पर अपनी सेवा कर सकूं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वेच्छा से, चाहे उसको दरी बिछाने का काम दिया जाए और वो कैबिनेट में मंत्री भी रहा हो, तो वो दरी बिछाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस के अंदर जब भी किसी कार्यकर्ता को नजरअंदाज किया जाता है तो वो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी से अपना जुड़ाव तोड़ देता है। और इसी वजहों से देखिए देश के अंदर जितनी भी रीजनल पार्टियां बनी हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं यही वजह रही कि एक मुकाम तक पहुंचने के बाद उसके आगे बढ़ने की संभावना उनको नजर नहीं आती थी। जी बिल्कुल। और इसलिए या जो लोग प्रताड़ित महसूस करते थे, अपने प्रदेशों में रहते थे, उन्होंने अपने अपने प्रदेशों के अंदर राजनीति करी और अपने प्रदेशों के अंदर राजनीतिक दल भी बनाए। तो ये मुझे लगता है खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की, जिन वजहों से भारतीय जनता पार्टी 3 से लेकर के आज देखिए अगली बार हम 400 तक पहुंचने वाले। जी जी, जावेद अंसारी। संकेत जी, ये बताइए कि पुरानी रणनीति आदमी क्यों बदलता है? यू ओनली चेंज समथिंग इफ इट इज ब्रोकन। कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीजेपी को ये संकेत है मिला है, कहीं ना कहीं इनको ये एहसास है कि अगर कुछ नहीं तो लड़ाई बहुत कठिन है, बहुत जबरदस्त चुनौती है इन तीनों स्टेट में, और जो पुराना फॉर्मूला है उससे काम नहीं चलेगा, कोई नई चीज करनी पड़ेगी। तो नई चीज के उस पे अब ये लोग अपने मंत्रियों को, अपने एमपीज को लड़ा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी प्रथा या गलत प्रथा, मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी ये कोई बहुत ही कॉन्फिडेंस वाला स्टेप नहीं है। अगर कोई चीज खराब नहीं है तो उसको आप क्यों बदलेंगे? अगर टायर ठीक चल रहा है, पंचर नहीं है तो आप बदलते नहीं है ना, बिला वजह तो नहीं आदमी बदल देता है ना। या कोई भी चीज, अगर शर्ट फटी नहीं है तो आदमी नहीं बदलता, उसको पहनता, इस्तेमाल करता रहता है। तो ये ऐसा नहीं हो गया कि जीप भर गया है, एक नई चुनौती है, मुश्किल का सामना है, उसको कर रहे हैं। मैं बीजेपी की मैं वो भी करूंगा, सराहना भी कि एटलीस्ट वो एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हैं। अब कोई गारंटी नहीं है फायदा होगा नुकसान होगा, इसका कुछ पता नहीं, लेकिन ये एक प्रयोग जरूर है। जी संजय सिंह जी, आपका शुरुआती वक्तव्य। देखिए संकेत, 20 साल की इनकम्बेंसी के बाद चुनाव आसान तो नहीं है। कोई भी चुनाव, किसी भी चुनाव में आप जाते हैं तो हर चुनाव की अपनी चुनौतियां होती है। बस गई एक्सपेरिमेंट की बात, तो इसमें एक चीज साफ निकल करके आती है कि पार्टी जो है वो सुप्रीम है, इंडिविजुअल्स चाहे जितने भी बड़े हो गए वो पार्टी उसके ऊपर है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप केंद्र की राजनीति करते हैं, बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि केंद्र की राजनीति करते हैं लेकिन प्रदेश के बारे में उनका ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और अगर प्रदेश है तो तभी केंद्र है, तो इसलिए ये काफी अहम हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि एक प्रयास ये है कि मतलब ये सारे जो लोग स्टेट में उतारे गए हैं, 7 नाम दिए, 3 केंद्रीय गृह मंत्री, उनका अपने क्षेत्र में एक अच्छा प्रभुत्व है। चाहे आप नरेंद्र सिंह तोमर को ले लें, चाहे प्रहलाद सिंह पटेल को ले लें, या फग्गन सिंह कुलस्ते को ले लें, या बाकी लोगों को ले लें। तो क्षेत्र में जो कांग्रेस है, जैसे कमलनाथ को, उनको अपने छिंदवाड़ा के इलाके में घेरने की कोशिश है। बाकी इलाकों में, चंबल में पिछले बार उस रीजन में अच्छा नहीं की थी, तो वहां नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर के जाने की ये चुनाव एक नई स्ट्रैटेजी, एक नई नीति से जब आप लड़ते हैं तो लोगों को भी लगता है कि कुछ नया वो है, कोई नया एक्सपेरिमेंट है। लोग इसको कैसे लेते हैं, नया प्रयोग किया गया है कि सकारात्मक रूप में लें। मैं आपकी बात समझ गया, और राजनीतिक हलकों में और विश्लेषकों के बीच में प्रोफेसर संजय कुमार, ये भी बात होती है कि ये बीजेपी है जो कर सकती है, और किसी दल में अगर इस तरीके का कुछ प्रयोग हो तो पता चला एकदम ओहापोह की स्थिति आ जाए। लेकिन प्रोफेसर कुमार, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अपने वक्तव्य में लास्ट में आप ये कहते पाए गए कि ये एक्सपेरिमेंट जरूरी नहीं है कि अच्छा ही प्रयोग हो, कि ये क्यों करना है कि आपको सांसद को आप विधायकी लड़वा रहे हैं, ऐसा आप क्यों मानते हैं? नहीं, मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि अच्छी परिपाटी नहीं है, मतलब कि क्या ये एक अच्छा राजनीतिक चलन है? मुझे नहीं लगता अच्छा राजनीतिक चलन है। देखिए,
अगर मैं इससे किस चीज से कनेक्ट करके देखने की कोशिश कर रहा हूं, अब एक तरफ तो हम उस और बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। अगर आप ऐसे मंत्रियों को चुनाव लड़ाएंगे, सांसदों को चुनाव लड़ाएंगे विधायक का, तो मान लीजिए ये सातों के सातों जीत के आ जाते हैं, आप स्वतः बाई इलेक्शन इनवाइट कर रहे हैं, तो गाड़ी आगे की डायरेक्शन में जा रही है और 2 कदम पीछे भी जा रही है। तो इस लिहाज से भी मुझे लगता अच्छा नहीं है कि आप, वो जरूर है बीजेपी की अपनी फिलॉसफी है जिसका राजीव जेटली जी जिक्र कर रहे थे कि आप मंच पर हैं और आप कल दरी बिछाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अच्छी बात है, रोटेशन ऑफ एलिट्स भी हो रहा है कि अगर आप मंत्री हैं तो कल आप पार्टी का काम भी कर सकते हैं, लेकिन पार्टी का काम हो सकता है। आप केंद्र के मंत्री को विधायिका का चुनाव लड़ाते हैं, मेरी समझ से तो अच्छी परिपाटी नहीं है, मतलब अच्छा पैटर्न नहीं है, अच्छा ट्रेंड नहीं है, हम संदेश अच्छा नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, राजीव जेटली जी आप इसका जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि आपका ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, पश्चिम बंगाल में ऐसे मेरे पास एक लिस्ट है, 1 2 3 4 5 लोग थे, ये 2 जगह तो एक्सपेरिमेंट काम किया, 3 जगह काम नहीं किया। नहीं साकिब भाई, अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट ना कह करके अपनी पार्टी की प्रथा कह लें, अपनी पार्टी की संस्कृति कह लें, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। हमने भौमिक जी को त्रिपुरा के अंदर टिकट दिया, कैबिनेट से गई, वो विधानसभा का चुनाव लड़ा, भारी मतों से जीत करके भी आए। केवल फार्मूला नहीं है ये बात, मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई कर्नल, कोई ब्रिगेडियर, कोई अच्छा सीनियर अधिकारी दिल्ली के अंदर साउथ ब्लॉक में रहता है और उसका बंगला आसपास ही घर के लगभग 500 मीटर या 5 किलोमीटर के दायरे में होता है, तो जो सुविधाएं वो पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल को उसको जंग पर नहीं जाना है, और वो जंग पर जब जाएगा तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वहां पर काम भी करेगा। वो सुविधाएं भूल जाएगा कि मुझे कितनी सुविधाएं सरकार की तरफ से लुटियन जोन के अंदर मिली थी। उस वक्त पे हो सकता है कि एक वक्त का खाना भी उसके पास ना हो और वो अपनी लड़ाई लड़ करके विजय पताका करके आएगा। हर जैसे अभी आपने इसी तरीके राजीव जी, प्रोफेसर कुमार की आपने अभी बात सुनी, उन्होंने बोला कि ठीक है आप सब लोगों को, मतलब यू वांट टू कीप एवरीवन ऑन द हुक, आप हर किसी को जो है वो पार्टी के प्रति सेवा भाव, लेकिन ये पार्टी का काम नहीं है। ये आप एक सांसद को, एक विश्लेषण है ये कि आप एक सांसद को, जब आप एक विधायक का चुनाव लड़ाएंगे तो आप अपने आप ही एक बाय इलेक्शन इनवाइट कर रहे हैं। और ये भी हमने देखा है, त्रिपुरा में ऐसा हुआ कि एक सांसद जो कि विधायक की जीत गई, उन्होंने फिर उस पद से इस्तीफा दे करके और फिर वो वापस सांसद बनी रही, तो फिर वहां पर बाय इलेक्शन हुआ। तो ये सिर्फ चुनाव जीत लेने के लिए आपका जो पूरा आर्ग्यूमेंट होता है कि भाई हमें खर्चा कम करना है, ये करना है, वो करना है, ये तो बहुत विरोधाभास लगता है इस आर्ग्यूमेंट में। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं साकिब भाई, आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमारे देश की एक नीति होती है, ईमानदार पारदर्शी नीति, जो देश के प्रधानमंत्री बनाते हैं और हमारे जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री प्रदेश स्तर पर नीति बनाते हैं। अगर हमारे सारे सांसद विधायक उसमें वाहक के रूप में कार्य करते हैं, कन्वेनर बेल्ट के रूप में काम करते हैं, तो उस नीतियों को वो जनता तक लेकर के जाते हैं। माध्यम क्या है ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि एक पॉलिटिकल डिबेट आप कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिबेट में हो सकता है कि अगर हम लिमिटेड दायरे में सोच करके इस बात को रखेंगे, जहां पर केवल सांसद और विधायक नजर आएंगे, तो आपकी बात बिल्कुल सच हो सकती है। लेकिन अगर जमीनी रूप में आप देखें, किसी नेता का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि नेता जो होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है, वो विधानसभा में चुना जाए, वो सरपंच परचंच में चुना जाए, वो लोकसभा में, विधानसभा में, पार्षद में, कहीं पर भी चुना जाए, अगर उसकी क्रेडिबिलिटी होती है तो वो आगे बढ़ता है। लेकिन देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाई गई नीतियों के वाहक के रूप में अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो उसे इन चुनौतियों से डर नहीं लगता है कि मुझे कौन सा चुनाव लड़वाया जा रहा है। अब रही बात, आपने कहा कि बाई इलेक्शन करवाएंगे, मैं मानता हूँ कि बाई इलेक्शन जरूर होंगे क्योंकि हम वहाँ पर जीत करके आएंगे। मान लीजिए मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, अगर हमारे सांसद भारी मतों से जीत करके आते हैं, तो बाई इलेक्शन की संभावना नो डाउट उसके अंदर बनेगी। लेकिन आने वाला वक्त भी देखिए, अगर हम लोकसभा को भी देखें तो बहुत दूर नहीं है। अगर लोकसभा के हिसाब से भी देखा जाए तो शायद बाई इलेक्शन की नौबत भी ना आए। अगर ये एक गंभीर विषय हो और उसके ऊपर चर्चा हो, तो फिर हो सकता है कि एक लीडरशिप, एक नेता, चांस की बात है कि अभी कुछ महीनों में ही लोकसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन केरल में, यूपी में, त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल में उस समय तो कोई हाल फिलहाल लोकसभा चुनाव नहीं हो रहे थे ना, तो ये प्रयोग आपने वहां भी किया, और संभवतः जो जानकारी मिल रही है आलोक जी, ये प्रयोग राजस्थान में भी किया जाएगा। अब ये प्रयोग सही है या नहीं, या कितना कारगर सिद्ध होगा,
ट्रैक रिकॉर्ड तो ये बताता है कि इसका बड़ा मिला जुला रिस्पांस मिला है अभी तक भारतीय जनता पार्टी को। जैसे केरल में आप देख लें, 2 राज्यसभा के सांसद थे जिनको विधायकी लड़वाई गई, दोनों तीसरे रैंक पर आए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के खिलाफ केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को लड़ाया गया, दूसरे नंबर पर आए, लेकिन वो अभी भी केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कहीं कहीं काम किए हैं, लेकिन एक फहरिस्त इसकी भी है कहां कहां नहीं काम किए हैं, और अभी राजस्थान में भी शायद ऐसा ही प्रयोग हो। हार दिखने के बाद का एक्सपेरिमेंट है ये, स्पष्ट दीवार पर लिखी हुई है हार, और उसके बाद ही है। अभी जो पूर्व वक्ता मुझसे बीजेपी के साथी हमारे कह रहे थे कि वहां पर परिवारवाद है, ये है, वो है। हमारे 3 मुख्यमंत्री हैं, तीनों का ही इतिहास देखिए। एक किसान के बेटे हैं, दूसरे जादूगर के बेटे हैं जो बहुत ही निम्न स्तर से अपनी जीविका को लेकर आगे बढ़े हैं, और तीसरे हिमाचल वाले कंडक्टर के बेटे हैं। लेकिन बीजेपी को जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो इस तरह के आरोपों पर वो आकर सीमित हो जाती है। मनमोहन सिंह साहब के पिताजी को क्या करते थे वो किसी को नहीं पता है, नरसिम्हा राव जी के पिताजी क्या करते थे किसी को नहीं पता है, और तमाम एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन मोदी जी के पिताजी का सबको पता है कि वो चाय बेचते थे, वो केवल क्योंकि मार्केटिंग करनी होती है। वापस आते हैं, देखिए कैलाश विजयवर्गीय जी का एक सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया चैनल्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ना तो मेरे से पूछा गया और ना मेरी इच्छा है, और मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूँ कि मेरी बिल्कुल कोई इच्छा नहीं है। हम तो बड़े लीडर हो गए हैं, हम अब आते हैं तो हम तो केवल 8 भाषण देने की प्लानिंग कर रहे थे, 5 भाषण हेलीकॉप्टर से और 3 सड़क से। अभी पार्टी ने पता नहीं क्या कर दिया है हमारे साथ। तो मुझे लगता है कि कमोबेश सभी का यह हाल है, और इसमें पूरी सोची समझी एक रणनीति है मोदी जी की कि जितने पुराने लीडर्स हैं उनको सबको समाप्त करना है। उनको केवल रबड़ स्टैंप चाहिए, नए नए लोगों को लाकर, चेहरा तो मेरा, मेरे चेहरे पर तो चुनाव वोट दे दो और मैं फिर रबड़ स्टैंप लाकर बैठा दूं। ये बीजेपी की नीति बन गई है। हरियाणा में चेहरा मेरा है, खट्टर लाके बैठा दिए, और जिस तरह से फिर तमाम दंगे और तमाम चीजें हुई और आज बेरोजगारी दर में हाईएस्ट हरियाणा को पहुंचा दिया। तो मोदी साहब की रणनीति है कि चेहरा तो अपना प्रोजेक्ट कर दो, क्योंकि मीडिया पूरा उनका ढोल बजाता है कि मोदी 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 पता नहीं क्या कर दिया, और उसके बाद एक डमी लाके बैठा दो। और तमाम स्टेट्स में ऐसा ही हुआ। वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वसुंधरा हो, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज हो, चाहे रमन सिंह हो, मोदी जी किसी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि सीएम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मेरा सीएम मध्य प्रदेश में फेल है, तो उसके बाद राजस्थान में मैं सीएम फेस नहीं दूंगा, और छत्तीसगढ़ में सीएम लायक कोई नहीं। राइट टू रिप्लाई देना पड़ेगा। मैं अभी आता हूं आलोक जी आपके पास, और बाकी दोनों वक्ताओं के पास भी। राजीव जी, क्योंकि बातें ऐसी बोलेंगे आपको एक राइट टू रिप्लाई दे दिया जाए। एक आरोप ये लगा कि आपको दीवार पर लिखी हुई हार के चलते आपने ये सब कदम उठाए। देखिए साकेत भाई, डिबेट आपने रखी है क्योंकि सब्जेक्ट भी आपने ही डिसाइड किया है। हार जीत का सब्जेक्ट डिसाइड होता तो मैं हार जीत के ऊपर प्रॉपर एक डिबेट करके जाता। हाँ। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि अभी हम कहते हैं कि हमारा नेता, क्योंकि देखिए ये अपने आप में दूसरी पार्टियों के लिए एक सबक होता है। सबक इसलिए होता है कि आलोक शर्मा जी भी बड़े लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। मैंने इनके होर्डिंग देखे थे हरिद्वार के पास में जब घूमता था, और मैं सोचता था कि आलोक शर्मा जी को तो बड़ा टिकट मिलेगा लोकसभा का। लेकिन आलोक शर्मा जी आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो स्ट्रगल किस बात का कर रहे हैं? क्योंकि इनको पिताजी का नाम भी मुझे नहीं मालूम है, जैसे मनमोहन सिंह जी के नहीं मालूम था, जैसा नरसिम्हा जी के पिताजी का नाम मालूम नहीं था। और नरसिम्हा राव जी के और मनमोहन सिंह जी के पिताजी का नाम मुझे मालूम होता ना, तो नरसिम्हा राव जी के साथ ऐसे हालात पैदा नहीं होते जिस तरीके से आखिरी वक्त में कांग्रेस ने करे थे। और मनमोहन सिंह जी के भी पिता का नाम मालूम होता तो मनमोहन सिंह जी के ऊपर एक वो मूवी ना बनती, जिस मूवी के अंदर एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बताया गया था। उसके अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई गई थी। बात तो यहाँ घूम फिर के यही आई कि पिताजी का नाम ही मैटर करता है कांग्रेस के अंदर। पिताजी का नाम अगर ना होता तो शायद सोनिया जी भी विधानसभा का या किसी सरपंच का चुनाव लड़ रही होती, और क्योंकि पिताजी का नाम साथ जुड़ा या पति का नाम साथ जुड़ा या सास का नाम साथ जुड़ा, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना शीर्ष नेतृत्व मान लिया। मुद्दा यहाँ पर यह है कि हमने जहां से शुरुआत करी थी मैं वहीं पर आ रहा हूँ कि हमारा कार्यकर्ता, उसके चेहरे पे एक भी शिकन नहीं आती है, चेहरे पे रिंकल नहीं पड़ते हैं उसके, और वो सीधा जो दायित्व दिया जाता है उसको उसका निर्वाह करता है। नहीं तो होता क्या है, जब भी आप किसी बड़े पद पर पहुंच जाते हैं आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं नीचे आऊंगा। ये उस नेता की मानसिकता को समझने की कोशिश कीजिए। और हमारे संगठन की ताकत इसी के अंदर समाहित है। हमारा संगठन इसीलिए जाना जाता है कि यहाँ पर नेता को पता होता है कि मुझे दायित्व दिया गया है, या सत्ता का कोई या पद नहीं दिया जाता।
उसको पहले ही बताया जाता है, आपको दायित्व पर बिठाया जा रहा है। ये दायित्व का निर्वाह आपने तब तक करना जब तक ये संगठन चाहता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकना है, उससे पहले जरा जावेद अंसारी जी का एक टिप्पणी ले लें। जी जावेद जी। देखिए, ये कहना कि हमारी पार्टी में तो लोग बलिदान करने के लिए आए हैं और चेहरे पे शिकन नहीं होती, संकेत हमसे ज्यादा आप बीजेपी वालों के आजकल टच में रहते हैं, आपको हमसे बेहतर पता है कि किसके बेचारे के दिल में क्या है। लेकिन कोई अपनी सती करने थोड़ी आया है कि आज के दिन अपनी जबान खोल दे, पता चला अभी तो एमएलए का टिकट मिल रहा है पर अगली बार सरपंच का भी नहीं मिलेगा। तो ये सब बातें ठीक है, ये इनको एहसास है बीजेपी को। मैंने पहले भी कहा कि इनको एहसास है कि देखिए इस बार लड़ाई बड़ी कठिन है, इसलिए कोई नया प्रयोग करना है, इसलिए ये कर रहे हैं। और जहां तक आपने बहुत सीरियसली संकेत जी ये ले लिया, इनके ये जो कह रहे थे कि 1 नेशन 1 पोल हम इसलिए कराना चाह रहे हैं क्योंकि खर्चा कम कराना चाहते हैं, इन सब चीजों को थोड़ा सा, अब तो देखिए हमारे और आपके भी बाल सफेद होने लगे, आप डाई करने लगे, हम नहीं करते हैं, लेकिन ये इतना तो तजुर्बे से हम लोग सीख गए होंगे कि इनकी पॉलिटिशियन जब बातें कहते हैं तो उनको 50% तो पहले से ही कम करके चलती है। पॉलिटिशियन क्या कहते हैं डिपेंड करता है वो कहाँ खड़े हैं सत्ता में, पब्लिक सेक्टर पब्लिकली एंड प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटली। ये ज्यादातर पार्टियों पे ये लागू होता है। बहुत बढ़िया संजय जी, मैं आपका इस पर प्रतिक्रिया लूंगा क्योंकि मुझे मालूम है हंसते हंसते ही सही, लेकिन आपके विचार ज़रा विपरीत होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मुकाबला जारी रखेंगे। मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। संजय सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना जावेद अंसारी जी का भी वो बाल डाई करने की बात कर रहे थे, मैं तो नहीं करता, संभवतः आपकी बात कर रहे होंगे तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको भी ये लगता है कि जब कोई चीज़ गड़बड़ नहीं थी तो उसको क्यों रिपेयर करना, और अगर आप रिपेयर कर रहे हैं, आप वहाँ पर पंचर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं, ये कबूलनामा है कि हाँ कुछ गड़बड़ है। और आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में भी ये चीज़ बोली थी कि भाई 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। संजय सिंह पहले, उसके बाद प्रोफेसर कुमार। पहले तो जावेद अंसारी जी का, देखिए बहुत पहले किसी ने मुझे बताया था कि डाई और कलर दोनों दो चीजें होती है, तो जावेद करेक्ट कर ले सही शब्द क्या होगा। दूसरा चीज ये है कि आपको एक चीज के लिए मैं आज साधुवाद देना चाहता हूँ कि आज आपके हमारे पैनल में एक बीजेपी के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। बहुत दिन के बाद मैंने अच्छा एक तर्क सुना है और एक बहुत अच्छा काउंटर सुना, उतना ही इंगेजिंग इंटरेस्टिंग काउंटर सुना है, तो ये बड़ा अच्छा चीज हुआ। दूसरी चीज ये है कि जहां तक बात ये है कि जब आप पंचर लगाने की बात है, देखिए क्या होता है कि ये क्यों मान ले कि केंद्र की राजनीति जो है वो करने वाला बहुत एलीट है और जो स्टेट की राजनीति कर रहा है। अगर आप ग्रेजुअली इधर देखेंगे तो जो लोग केंद्र में आए हैं, जिनका ग्राउंड पे पकड़ है, वो लोग ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं जो लैटरल एंट्री उनकी हुई है केंद्र में और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसमें आपका मतलब सबसे अच्छा उदाहरण एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनका हो सकता है, ऐसे और भी कई लोग के हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन ऐसे भी एग्जाम्पल है जैसे मनोहर पर्रिकर थे, वो केंद्र में डिफेंस मिनिस्टर थे और वो जिसे मतलब हिंदुस्तान का सबसे छोटा राज्य विधानसभा के मसले में होगा, वहां वो बहुत खुशी खुशी जग गए और जाना चाहते थे और वहां के लोग भी उनको आना चाहते थे। इसलिए एक स्ट्रैटेजी के तहत कई बार चीजें होती है। आपको लगता है, देखिए कोई भी चुनाव आसान चुनाव वो होता नहीं है, पर्टिकुलरली आप उसको एंटी इनकम्बेंसी कहें, प्रो इनकम्बेंसी कहें, वो तो चुनाव के बाद वो टेस्ट होगा कि प्रो इनकम्बेंसी रही है एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन कोई चीज अगर आप किसी में इंट्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे लोग, आपने सही कहा, जैसे कि ऐसी कई तरह की वो क्लिप चल रही है जिसमें किसी का मन था नहीं था और उन्हें कहा गया चुनाव लड़ने को, तो अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये चीज भी ये एक चीज दिखाता है कि नो मैटर, जैसे कानून में कहते हैं नो मैटर हाउ हाई हुआ द लॉ इज अबव यू, उसी तरह से एक चीज यहाँ कही जा रही है, नो मैटर हाउ यू थिंक यू आर, पार्टी इज अबव यू। तो एक चीज, एक परंपरा, क्योंकि उसमें लगता है कि इनके अपने अपने इन्फ्लुएंस जोन होंगे। बच गई बात ओएनओपी और बाई इलेक्शन के खर्चे की, तो मध्य प्रदेश वाला केस थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि आपके ये चुनाव खत्म होंगे दिसंबर में
और उसके बाद 3 महीने के बाद आपका अगला चुनाव का अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो कोई बाईपोल की जरूरत आएगी नहीं। तो जो प्रदेश जो चुनाव में गए, जैसे वेस्ट बंगाल में जो केंद्र से कुछ लोग गए थे वो हार गए, उनकी इलाके की भी सीटें वो हार गए। लेकिन वेस्ट बंगाल में अगर देखेंगे तो वो हाई वोल्टेज कैंपेन का नतीजा ये हुआ कि एक पार्टी जो 2-3 पे थी उसके पहले नहीं थी, वो पार्टी 70 में आ गई, वो प्रमुख विपक्षी दल वहां पे होगी। इस फैक्टर को भी हमें देखना पड़ेगा। वो बात आपकी सही है, लेकिन संजय सिंह जी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछें तो वो मुख्य विपक्षी दल बनने के लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं लड़ रहे थे। वो पूरा चुनाव लड़ा जा रहा था जीतने के लिए कि 200 पार होगा हमारा, देख लीजिएगा। तो ये आर्गुमेंट तो तब सही होता अगर बीजेपी ये बोल देती कि हम तो मुख्य विपक्षी दल बनने के लिए ये सारी जद्दोजहद कर रहे हैं। प्रोफेसर संजय कुमार, कोई भी पार्टी मुख्य विपक्षी दल बनने के लिए तो चुनाव लड़ती नहीं, हर पार्टी सत्ता में आने के लिए लड़ती। लेकिन प्रोफेसर संजय कुमार, एक सेकंड मैं प्रोफेसर कुमार के पास चले जाऊं, फिर वापस आपके पास आ जाऊंगा। प्रोफेसर कुमार, देखिए ये जो रणनीति है, और खास तौर से मध्य प्रदेश में और संभवतः राजस्थान में भी, क्योंकि ऐसा इस तरफ इशारा किया जा रहा है कि जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई या बिल्कुल एकदम बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट से जीती, उन इलाकों में इन लोगों को उतारा जाए, अहले ज़बां हैवी वेट्स, ताकि ये अपने कार्य क्षेत्र में तो इनका प्रभाव हो, आसपास की भी 2-4 सीटों पर इसका असर दिखे। इस रणनीति को आप कैसे देखते हैं? संकेत में पहले थोड़ा सा ये जो एग्जाम्पल्स आ रहे थे, उदाहरण दे रहे थे, जावेद भाई ने भी उदाहरण दिया कि अगर आपकी कमीज फटी नहीं है तो नई कमीज क्यों लाएं, और ऐसा उदाहरण हुआ कि अगर कोई चीज खराब नहीं हो तो क्यों बदलें। मुझे लगता है अपने आम जीवन में अगर हम देखें, ये सोच हमारी पीढ़ी की सोच है, और यह हमसे पहले वाली पीढ़ी की भी सोच ऐसी होती थी। हम अपने कपड़ों को देखते हैं और हम कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे कमीज और हमारी पैंट अभी ठीक है, हमें नई कपड़े कमीज पैंट नहीं चाहिए। लेकिन आज की पीढ़ी आप देखें, वो उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर नए फैशन के अनुसार कपड़े फटते नहीं है, लेकिन वो नई चीजें ले आते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की राजनीति अभी भी वहीं फंसी हुई है, जो मैं कह रहा हूं, हम मुझे अपने कपड़ों के बारे में, अपने पुरानी चीजों के बारे में जैसा लगाव रहता नहीं, हमें इसे छोड़ना नहीं है। जब तक ये खराब नहीं होगी तब तक मैं दूसरा लाऊंगा नहीं। बीजेपी नए जमाने की सोच के साथ चल रही है, खराब ना भी हुआ हो तो भी बदलो। कोई जरूरी नहीं है कि जब तक खराब नहीं होगा तब तक बदलना नहीं है, जब तक मेरी पैंट फटेगी नहीं तब तक मैं नया सिलवाऊंगा नहीं। लेकिन एक मिस्टेक कर रही है कि अगर हमारी अलमारी में पुराने कपड़े हैं और उसको बदल के कोई कहता है, हमारे बच्चे, हमारे घर में लोग कहते हैं कि मैं आपको नए कपड़े लाके दूंगा, और उसके बदले में किया क्या, वो दूसरी अलमारी से जो पहले मैंने 10 साल पहले जिसको रिजेक्ट कर दिया था या 5 साल पहले, वो उठा के लाके देते हैं और कहते हैं भाई ये आपके नए कपड़े हैं। तो मुझे तो दुविधा होगी कि ये नया है या नहीं है। मुझे लग रहा है ये गड़बड़ी कर रही है बीजेपी। आप इसको मिक्स अगर करते, कुछ नए चेहरों को लाया जाता, कुछ ऐसा किया जाता, तो शायद ज्यादा सक्सेसफुल होने की संभावना ज्यादा होगी। समझ गया मैं बात। राजीव जेटली जी, तो ये एक अलमारी से निकाल करके दूसरी अलमारी में कपड़े डालना और फिर ये बोलना कि ये देखो नए आ गए, बदल दिया हमने। मैं तो बात समझ नहीं पा रहा हूँ। जिस तरीके से आपने बताया कि हमारे जो बड़े नेता हैं, केंद्र के अंदर मंत्री पद पर रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, बल आपका एक बार को ये भी कहना है कि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, मजबूत व्यक्ति हैं, मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, मासिस के अंदर उनकी रिकग्निशन है, उनको लोग पहचानते हैं और वो आराम से चुनाव जीत सकते हैं। अगर इसको इस तरीके से हम लेकर के चलते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट तो कर लिया गया कि लोकसभा के अंदर हमारे जितने भी दावेदार हैं या हमारे सांसद हैं, वो एक मजबूती से अपना दावा पेश कर रहे हैं और उनकी समाज के अंदर एक बड़ी भूमिका है। अगर हम इसी डिबेट को विधानसभा में लेकर के चले जाएं तो विधानसभा में भी आप जब देखेंगे तो 20-20 साल तक एक राज्य के अंदर, सरकार के अंदर रहना कोई छोटा काम नहीं होता है। 20 साल तक इस राज्य की जनता ने अगर किसी पार्टी के नेता को चुन करके बार बार रिपीट किया है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहे हैं कि आपकी नीतियों से हम प्रभावित हैं। आपकी नीतियां ने कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश, पिछड़े प्रदेश के अंदर विकास की धारा बहाई है। आपकी नीतियों की वजहों से हमारा प्रदेश आगे जा रहा है। तो ये स्टैम्प तो, ये मोहर तो जनता ने लगाई थी। फिर भी हमें, मैं आपको दोबारा जल्दी से दो क्लोजिंग कमेंट्स ले लूं क्योंकि वक्त एकदम खत्म हो चला है। आलोक शर्मा जी और उसके बाद जावेद अंसारी जी। आलोक जी।
देखिए, मुझे लगता है चोरी की सरकार चला रहे हैं, फिर कह रहे हैं 20 साल से हमारी सरकार है। एमएलए खरीद के, एमएलए तोड़ के सरकार बनाई, फिर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। चोरी की सरकार पे इतना इतराना नहीं चाहिए सरकार को। देखिए, कोई कमीज वमीज बदलने का कोई काम नहीं है। ये सीधा सीधा यह है कि चेहरा बदलो और जनता को गुमराह करो, अपनी चाल चलो। अगर जनता समझ जाए तो ठीक है, जनता गुमराह हो जाए तो ठीक है। ये चेहरे की अदला बदली का जो खेल है, ये देश की जनता समझ चुकी है। आप 5 साढ़े 5 महीने एक सांसद से विहीन अपना संसदीय क्षेत्र रखेंगे, खैर आपको कोई मतलब नहीं होता है संसद से, सांसदों का कोई काम भी नहीं। आजकल सांसदों को यही नहीं पता होता कौन सा बिल आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। संसद तो 2 ही लोग चला रहे हैं, उनके मन में जो आता है वो चला देते हैं। अभी महिला आरक्षण बिल पर जिस तरह से देश को गुमराह किया, हाँ, चलिए वक्त खत्म हो गया। देखिए, मुझे आलोक भाई लगता आपकी है बात सुन ली, जावेद अंसारी जी का क्लोजिंग कमेंट ले लें, वरना जावेद साहब नाराज हो जाएंगे। जावेद साहब आलोक को जी को क्लोजिंग बोलने, हम आलोक जी को बोलने दे दीजिए, हम बाद में बोल लें। नरेंद्र अरे, तोमर जी वक्त जैसे खत्म हो गया जो लेकिन। कृषि कानूनों पे पूरी तरह से फेल हुए, अब उनको ठीक। विधायक बनाएंगे। 3 काले चलिए। कानूनों में एक नरेंद्र तोमर थे, 700 किसानों को शहीद करा दिया, अब वो ऊंचे संजय कद के सिंह जी, लीडर हो गए। प्रोफेसर संजय कुमार, जावेद अंसारी, आलोक शर्मा और राजीव जेटली, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी। कि हमारे देश की एक नीति होती है, ईमानदार पारदर्शी नीति, जो देश के प्रधानमंत्री बनाते हैं और हमारे जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री प्रदेश स्तर पर नीति बनाते हैं। अगर हमारे सारे सांसद विधायक उसमें वाहक के रूप में कार्य करते हैं, कन्वेनर बेल्ट के रूप में काम करते हैं, तो उस नीतियों को वो जनता तक लेकर के जाते हैं। माध्यम क्या है ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि एक पॉलिटिकल डिबेट आप कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिबेट में हो सकता है कि अगर हम लिमिटेड दायरे में सोच करके इस बात को रखेंगे, जहां पर केवल सांसद और विधायक नजर आएंगे, तो आपकी बात बिल्कुल सच हो सकती है। लेकिन अगर जमीनी रूप में आप देखें, किसी नेता का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि नेता जो होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है, वो विधानसभा में चुना जाए, वो सरपंच परचंच में चुना जाए, वो लोकसभा में, विधानसभा में, पार्षद में, कहीं पर भी चुना जाए। स्पष्ट दीवार पर लिखी हुई है हार, और उसके बाद ही है। अभी जो पूर्व वक्ता मुझसे बीजेपी के साथी हमारे कह रहे थे कि वहां पर परिवारवाद है, ये है वो है। हमारे 3 मुख्यमंत्री हैं, तीनों का ही इतिहास देखिए। एक किसान के बेटे हैं, दूसरे जादूगर के बेटे हैं जो बहुत ही निम्न स्तर से अपनी जीविका को लेकर आगे बढ़े हैं, और तीसरे हिमाचल वाले कंडक्टर के बेटे हैं। लेकिन बीजेपी को जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो इस तरह के आरोपों पर वो आकर सीमित हो जाती है। मनमोहन सिंह साहब के पिताजी को क्या करते थे वो किसी को नहीं पता है। नरसिम्हा राव जी के पिताजी क्या करते थे किसी को नहीं पता है, और तमाम एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन मोदी जी के पिताजी का सबको पता है कि वो चाय बेचते थे, वो केवल क्योंकि मार्केटिंग करनी होती है।